सुधांशु जी, आपने बीजेपी को बहुत लंबे समय से आप फॉलो कर रहे हैं। फॉलो तो हम कर रहे हैं, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट फॉर हाउ लॉन्ग, कई दशकों से सर। मैं कह रहा हूं बीजेपी जो आज है या बीजेपी जो 2014 से है, यह कहा जाता है इट्स अ डिफरेंट बीजेपी। ये मोदी और शाह की बीजेपी, और हर लीडरशिप में एक पार्टी बदलती है, वो बात अलग है कांस्टेंट, क्योंकि कांग्रेस में एक ही परिवार की लीडरशिप रहती है तो उनकी फंक्शनिंग भी सेम रहती है। लेकिन बीजेपी की फंक्शनिंग 14 के बाद बदली है। मोदी एंड शाह की फंक्शनिंग अलग है। मोदी डिसाइड्स, अमित शाह इंप्लीमेंट्स एंड अदर्स फॉलो। विपक्ष इस बार 2000, मैंने कहा ओनली सुधांशु त्रिवेदी एंड मी, थैंक यू। विपक्ष इस बार इस बात में बहुत मजे ले रहा है, बहुत जिसे कहते हैं ना रस ले रहा है इस बात में, डिस्कशंस में भी, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, ये बड़े बड़े दिल्ली के क्लबों में बैठ के भी, कि देखो हमने बीजेपी को 272 से पहले इस बार रोक लिया, अगली बार देखना 200 पे रोक देंगे। देखना, अभी भी वो अपनी जीत की बात नहीं कर रहे हैं। आपको भी पता होगा सर, आपसे भी हजारों लाखों लोग मिलने आते हैं, आप भी नेता है, सांसद है, वो उनके लोग ऑफिशियली बोल रहे हैं कि हमें ठीक है मोदी को हराएंगे जब हराएंगे, लेकिन हमने जो फिनोमिनन था, जो एक जिसे कहते हैं ना भोकाल, देसी भाषा में जो एक भोकाल था मोदी का, उसको हमने रोक दिया है, और यही हमारा इंटेंट था। अब हम धीरे धीरे चलेंगे, चाहे हम कछुए की चाल चलें, लेकिन हम चलते रहेंगे, अब हम रुकेंगे नहीं। सुधांशु जी, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, आपने कहा 2014 के बाद भाजपा बदली है, बिल्कुल 2014 के बाद 2 बार ऐसा अवसर आया है जब हमें स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और लगातार तीसरी बार हमारे गठबंधन को बहुमत मिला है। 2014 के बाद ये बदलाव आया, वो क्षेत्र जहां पर की हमारी उपस्थिति नगण्य मानी जाती थी, नॉर्थ ईस्ट में, असम में 2 बार लगातार बहुमत से हमारी सरकार चुन कर आई है। त्रिपुरा में 2 बार सरकार हमारी चुन कर आई है। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार चुन कर आई है। उड़ीसा में इसी चुनाव में हमारी सरकार शानदार बहुमत के साथ चुन के आई है। और कांग्रेस वाले लोग जो खुशी मना रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि नवीन पटनायक से पहले उड़ीसा का आखिरी मुख्यमंत्री कौन था? कांग्रेस के गिरधर गोमांग। वो भूल ही गए, गायब हो गए। पश्चिम बंगाल में आज मुख्य विपक्षी दल हम हैं, उन्हें इस बात को समझ ही में नहीं आ रहा है। आज तमिलनाडु में 11.5% वोट, केरल में 17% वोट के साथ हम महत्वपूर्ण दर्ज होकर आए हैं, और कर्नाटक में हमारा 46% वोट है। 46% वोट, ये बदली हुई बीजेपी है, इसमें एक बड़ा बदलाव है। मगर देखिए, एक और बदलाव आया है, आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कोई पार्टी जो तीसरे अटेम्प्ट में भी 100 टच न कर पाए और उसके बाद भी वो खुशी के मारे फूली न समाए। ये दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि इसे पीछे करने का तो ख्वाब ख्यालों में नहीं है। बस यही उनके लिए संतुष्ट की बात है कि एक डिस्टिंक्शन पाने वाला स्टूडेंट डिस्टिंक्शन पाने से रह गया, वो फर्स्ट डिवीजन पे अटक गया है, तो लगातार तीसरी बार फेल होने वाला स्टूडेंट इसी बात से खुश है, अरे मैं तो बस पास होने ही जा रहा था, 33 की बजाय 30 नंबर तो मेरे आ ही गए थे, वरना मैं पास तो हो जाता। एक बात की जरूर उनको हमें बधाई देता हूं कि तीसरे अटेम्प्ट में कम से कम वो मुख्य विपक्षी दल के लायक स्थिति उन्होंने बनाने में सफलता हासिल की। मैं एक और बात करना चाहता हूं, नैरेटिव जो चलता है, कांग्रेस को यूपी में 9.36% वोट मिला है, और लग रहा बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 11.5% वोट मिला है, तमिलनाडु में, मगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यह होता है नैरेटिव का माया जाल जो दिखाई पड़ता है। हां, यह जरूर मैं मानना चाहता हूं ईमानदारी से कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहे। हम देखेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूपी में हमारा 42% वोट है, सपा का 33% वोट है, और कांग्रेस का 9.5% वोट है, तो उनका मिलाकर हमसे वोट ज्यादा है, 43% वोट है। तो हमारे लिए संतुष्टि का विषय नहीं है, हमारा लक्ष्य था यूपी में 50% को पार करना। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, इन चुनावों में बहुत सारे अंतर है। और एक बात और कह दूं, इन चुनावों में मेरे सम्मानित मित्र बैठे हुए हैं, मुझे बता देंगे याद करके, कोई चुनाव उनको याद हो जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जैसे जॉर्ज सोरेस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखे हुए खर्च करने के लिए कि मोदी की सरकार को हटाना है, कभी ऐसा हुआ हो तो बता देंगे। और विदेश के अखबार में छपी बात की बात नहीं कर रहा हूं। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। कभी किसी विदेशी सरकार ने सीधे बोला हो तो बता देंगे। नंबर 3,
कभी किसी भारत के नेता ने विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखा हो, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो, कोई ऐसा चुनाव हुआ हो तो बता देंगे। और कभी बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने यह लिखा हो, यह वर्ड बोला हो कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। यह मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये 4 उदाहरणों में देश की जनता के सामने रख रहा हूं। और एक और उदाहरण मैं बता देना चाहता हूं, इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? सबसे लोग भूल जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी 8.25 लाख से जीते हैं, अमित शाह जी 7.5 लाख से जीते हैं, मगर सबसे बड़े अंतर से एक ऐसा व्यक्ति जीता है, धुबरी से कांग्रेस के सांसद, शायद उनका नाम रकीबुल हुसैन या रकीबुल हसन है, 10.5-10 लाख वोट के अंतर से जीते हैं। और ये वो इलाके हैं, धुबरी, बरपेटा और करीमगंज, असम के वो इलाके हैं जहां पिछले 25-30 साल में डेमोग्राफी में भारी परिवर्तन आया है। मतलब एक साथ आबादी में 35-40% की बढ़ोतरी जो सामान्य रूप से हो नहीं सकती, यानी जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा है वहां सबसे शानदार जीत हासिल हुई है। तो इस चुनाव के बहुत सारे टेक अवे हैं, इसलिए इसका सम्यक विश्लेषण हम लोग करेंगे। और आश्वस्त रहिए, उनके मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो आप पिछले 60 साल का रिकॉर्ड देख लें। भारतीय जनता पार्टी दशक दर दशक बढ़ी है। 1984 में 2 सीटों की पार्टी होने के बावजूद मत प्रतिशत में हम सबसे बड़ी पार्टी थे। मैं आज भी बताना चाहता हूं, हमारा केवल 0.3% वोट हमारे गठबंधन का कम है महाराष्ट्र में जी। परंतु कोई बात नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा संतुष्टि के अनुसार ये नहीं हुए हैं। जैसे हर मैच में सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर से सेंचुरी की अपेक्षा होती थी तो वो 90 पर भी आउट हो जाएं तो दुख होता था। तो उसी प्रकार से हम इस विषय का विचार करेंगे। और इससे पूर्व मोदी जी ने भिन्न भिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कुशलता से संचालन करके दिखाया, और इसमें भी हम संचालन करके दिखाएंगे। और प्रमाण देख लीजिए अंत में। नहीं देख लेते, लेकिन अभी चुनाव खत्म हुए 15 दिन हुए और इंडी जी बोलिए, एक लाइन कर, हाँ बोलिए, एक लाइन कह दो। बोल गए, बहुत इतना देर से प्रवचन दे रहे हैं आप लोग। अभी 15 दिन हुए और इनका एक गठबंधन सहयोगी हो गया। आम आदमी पार्टी ने सुने बैठ के यहाँ पे। अनुराग जी आ रहा हूं, आम आदमी आपकी लाइट आ गई है, फ्रेम आ रहा है, करने को अलग है। तब भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीटें क्यों जोड़े हुए हैं? भाई 13 सीटें पंजाब की तब कैसे इंडी गठबंधन में जुड़ी हुई जब उन्होंने गठबंधन समाप्त करने की घोषणा कर दी? तो ये भी सत्य समझना चाहिए। अरे आधे घंटे से आधा घंटा में जरा शो मेरा है, मुझे तो बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया। अभी पता है अभी 37 आए, 370 नहीं। लेकिन मैं सुधांशु जी, एक बात जो विपक्ष बोलता है और जो फैक्चुअली करेक्ट है कि आपकी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, माइनॉरिटी का गलत है। रवनीत बिट्टू को इलेक्शन हारने के बाद भी आपने मंत्री बनाया, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। और इसको लेके विपक्ष डंके की चोट पे, मैं कह रहा हूं, अभी आपका ध्यान गया नहीं गया, कई इंटरनेशनल पेपर्स पे भी भारत के विपक्षी नेताओं ने, और एक तो अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी के भी, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, कई नेता, भारत के नेता विपक्षी अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशंस में लिख रहे हैं कि देखो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है सुधांशु जी कि केंद्रीय सरकार में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जो कि फैक्चुअली करेक्ट। और उसको लेके वो आपकी सरकार पर टीका टिप्पणी कर। वाजिब सवाल है ईश्वर जी आपने पूछा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किस कम्युनिटी का है? पता है इन दो में से किसी? बौद्ध हैं किरण रिजिजू। मैं चुनौती से पूछता हूं, कभी बुद्धिस्ट बना है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर? बताइए कभी बना हो तो। कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन गैर मुस्लिम बना है? किसी प्रदेश में भी बना है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सारी माइनॉरिटी, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमसे 20% कहते थे। 2 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश में 80 में 16 सीटें दी थी क्या मुसलमानों को? गिना के जाके बताएं। महाराष्ट्र में 48 में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, दूसरा बड़ा राज्य, 0। और 542 में 110 की सूची रत्नाकर जी, अनुराग भदौरिया बता के जाएं। हम पे आरोप लगाते हैं आप क्यों बदल गए जनाब? आपने उत्तर प्रदेश में 16 सीटें देनी चाहिए थी, महाराष्ट्र में आपको देना चाहिए था 10 सीटें, काहे नहीं दी भाई? 0 सीट पे क्यों आ गए? इसका जवाब दीजिए। और हम किस मुस्लिम को आगे करते हैं? हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट पूरे आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ होगा। बैतुल हिकमत जो उमैयद खलीफत के ज़माने में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर रहा इस्लामिक वर्ल्ड में 10वीं-11वीं शताब्दी में, उसके बाद से उसके टक्कर का इंटेलेक्चुअल नहीं पैदा हुआ होगा। उनको हमने बनाया था राष्ट्रपति। और हमने राज्यपाल बनाया हुआ आरिफ मोहम्मद खान साहब को, मैं दावे से कहता हूं, इकराम को छोड़ दीजिए, कोई पॉलिटिकल लीडर इस्लामिक मान्यताओं पर अगर बहस करने की हैसियत में हो आरिफ साहब के साथ, तो मैं देख लूं तो हम अच्छे सच्चे विद्वान देशभक्त
अच्छे मुसलमान को आगे लाते, इनकी नजर में सिर्फ अनुराग जी। अपराधी और आतंकवादी के लिए ये आंसू बहाते हैं।